अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। तो पीछे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली होता क्या है, रिमूवल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट टेक प्लेस इन द साइटोसोल। तो ग्लाइकोलिसिस कैसे स्टार्ट होगी? सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है साइटोसोल के अंदर 6 कार्बन कंपाउंड है, जो कि किस प्रोसेस की ड्यूरिंग बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो बन रहा होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन होनी है। तो एक सीरीज़ होते हैं, पूरे स्टेप्स हैं जिसके अंदर इसकी ब्रेक डाउन होगी। अब जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है या जो ग्लाइकोलिसिस है, इसके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसकी ड्यूरिंग ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और ये एक्टिवेट होता है। और जो दूसरी फ़ेज़ है इसको हम ऑक्सीडेटिव फेज़ भी कहते हैं, जिसके ड्यूरिंग जो है वो ग्लूकोज मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है और उसकी ब्रेक डाउन होती है और वो हमें एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है, जिसके ड्यूरिंग जो है वो एनर्जी मिलती है। तो पहली फ़ेज़ यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि प्रिपरेटरी फ़ेज़ है, और जो दूसरी फ़ेज़ है यहाँ पर इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज़। बेसिकली जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होती है ना, इसके ड्यूरिंग एनर्जी जो है वो हमें मिल रही होती है। प्रिपरेटरी फेज़ के ड्यूरिंग ग्लूकोज मालिक्यूल्स एक्टिवेट होता है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है ये एक्टिवेट तब होगा जब इसकी फास्फोराइलेशन होगी। फास्फोराइलेशन का मतलब है कि ग्लूकोज के मालिक्यूल के अंदर जो है वो एक फास्फेट ग्रुप ऐड होगा कार्बन नंबर 6 के साथ बाय वन मालिक्यूल ऑफ एटीपी। यहाँ पे एक मालिक्यूल एटीपी का यूज़ होगा। एटीपी का जो एक मालिक्यूल यूज़ होगा वो क्या करेगा, फास्फेट देगा, और उस फास्फेट को यूज़ करके इस ग्लूकोज का जो कार्बन 6 है उसके साथ फास्फेट अटैच हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है जो कि फास्फेट देगा और ग्लूकोज मालिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर 6 के साथ फास्फेट ऐड हो जाएगा। ठीक है। कुछ काइनेजेस होते हैं, एंजाइम्स, जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे होते हैं। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर के अंदर, विच इज़ द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, ये कन्वर्जन करता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। क्लियर हो गया? अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में एक फास्फेट है कार्बन नंबर 6 के साथ। यहाँ पे दोबारा से क्या होगी, जो है वो फास्फोराइलेशन होगी। काइनेसिस एंजाइम जो हैं वो क्या करेंगे, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कार्बन नंबर जो 1 है फ्रुक्टोज की, उसके साथ फास्फेट ग्रुप को जो है अटैच कराएंगे। दोबारा से सेकेंड मालिक्यूल एटीपी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है। पहला यहाँ हुआ था और दूसरा यहाँ हो रहा है, कंज्यूम हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हुए हैं। और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर। क्लियर हो गया? ये स्टेप 3 था। अब यहाँ पर जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है और इसके अंदर 2 फास्फेट हैं। इस फ्रुक्टोज की हो जानी है ब्रेक डाउन होगी। यहाँ पे एल्डोलेज एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करवाएगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। एक को हम कहेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसको डैप भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने चैप्टर नंबर जो 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर पढ़ा था 3 कार्बन वाला जो मोनोसेक्राइड है उनके अंदर ट्राइओस पड़ी थी। एक तो आपने ट्राइओस पढ़ी थी ना, ग्लिसरल्डिहाइड, और दूसरी आपने पढ़ी थी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, तो ये वही यहाँ पर 2 ट्राइओसेस बनी हैं। एक तो बना है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरी ट्राइओस कौन सी बनी है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम G3P भी कह रहे हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये दोनों ट्राइओजेस बनी थी मोनोसेक्राइड के अंदर भी पढ़ी हैं आपने, 3 कार्बन वाले 2 जो शुगर्स थी। इसके अलावा यहाँ ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है G3P, इसको भी आपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो है कौन सा रिएक्शन था जिसके ड्यूरिंग G3P बन रही थी, तो आपने पढ़ा था जो आपके डार्क रिएक्शन है, केल्विन साइकिल है, उसके ड्यूरिंग जो है जब फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की RuBP के अंदर, तो 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा था G3P। ठीक है, तो ये वही वाला जो है वो G3P है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट वो था ग्लिसरेट 3 फास्फेट, जिसकी बाद में जो है वो रिडक्शन हो गई थी
और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया था। तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की ब्रेक डाउन से दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तीन तीन कार्बन वाले, कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल बने हैं, दो ट्राइओसिस बनी हैं। यहाँ पर एक हम कह रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डैप, और दूसरी कौन सी है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। अब ये दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वो इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये या तो दो मालिक्यूल हमें मिल जाएंगे डैप के, या फिर हमें दो मालिक्यूल मिल जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ तक थी हमारी प्रिपरेटरी फेज। यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, अब तक हमें कोई एनर्जी नहीं मिली, यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ है, दो एटीपी कंज्यूम हुए हैं। तो ये प्रिपरेटरी फेज़ है। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन गए हैं, ट्राइओसिस दो बन गई हैं, अब ये आगे रीजनरेट करेंगी, इनसे हमें एनर्जी मिलेगी। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़ ग्लाइकोलिसिस की स्टार्ट हो रही है, जिसके ड्यूरिंग एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। हम इसको ऑक्सीडेटिव फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे आगे जो है वो इन मालिक्यूल दो ट्राइओसिस बनी हैं, इनकी आगे जाके इस पूरे जो है वो प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर हो गया। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। इसमें से हाइड्रोजन आइंस रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आइंस को एक जो है वो कोएंजाइम पिक कर लेगा, विच इज़ NADP, और NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। मतलब यहाँ पर पहला NADH2 बना है। साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होगी डैप के अंदर, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर ऐड होगी। साइटोसोल के अंदर ही वो इनऑर्गेनिक फास्फेट प्रेजेंट होती है, और जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। क्या बना हमारे पास, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की फॉर्मेशन हो गई है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की ऑक्सीडेशन हुई, इसमें से हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, NADH2 बना है, साथ में इसके इनऑर्गेनिक फास्फेट इस मॉलिक्यूल के अंदर ऐड हुई है। रिजल्टेंट जो मॉलिक्यूल बना वो कौन सा बना, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट या बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन है, और कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट है, और कार्बन नंबर 2 के साथ भी फास्फेट है। बेसिकली ये दो फास्फेट है ना, कार्बन नंबर 1 और 3 के साथ, ये हाई फास्फेट बॉन्ड्स हैं। जब ये टूटेंगे तो हमें एटीपी मिलेगी। साथ साथ आप इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट को भी देखें तो इसमें भी सेम प्रोसेस हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसमें और इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हुई है। ऑक्सीडेशन के नतीजे में एक NADH2 देखें यहाँ पे बना है, और यहाँ पे भी किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पर भी 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, मतलब दो मॉलिक्यूल मिल गए हैं हमें, किस चीज़ के, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के। एक मॉलिक्यूल ये मिल गया है, दूसरा मॉलिक्यूल ये मिल गया। अब बाकी सारे प्रोसेस जो है वो उनके सेम ही है, तो हम एक कोई भी लेके चलते हैं, साथ साथ बाकी भी सारा ऐसे ही है। 1,3 बिस फास्फो जो ग्लिसरेट है, अब क्या होगा, इस 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट के अंदर दो फास्फेट बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 1 के साथ है और एक कार्बन नंबर 2 के साथ है। अब कार्बन नंबर 1 के साथ जो बॉन्ड है वो भी हाई एनर्जी बॉन्ड है, और 3 वाला भी हाई एनर्जी बॉन्ड है। तो कार्बन नंबर 1 के साथ जो फास्फेट बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन होगी, एटीपी का पहला मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो गया है, और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। अब ये भी क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है इसको भी एक एंजाइम जो है वो कैटालाइज करेगा, तब ये रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया, जिसको 3PG भी हम कहेंगे। 3 फास्फोग्लिसरेट को म्यूटेज एंजाइम क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, इस कार्बन नंबर जो 3 के ऊपर फास्फेट है वो वहाँ से रीअरेंज होकर कार्बन 2 के ऊपर आ जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा 2 फास्फोग्लिसरेट। 3PG से 2PG बनेगा, फॉस्फेट बॉन्ड कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बी प्रोसीडेड बाय द एंजाइम विच इज़ नोन एज म्यूटेस। 2 फास्फोग्लिसरेट बनने के बाद 2 फास्फोग्लिसरेट जो है इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है बाय द एंजाइम एनोलेज, और 2 फास्फोग्लिसरेट 2PG कन्वर्ट हो जाएगा PEP में, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर हो गया।
पीईपी जो है फास्फोइनोल पायरोवेट, इसमें भी अभी तक कार्बन नंबर 1 जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ इसके पास भी अभी एक हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड मौजूद है। तो फास्फोइनोल जो पायरोवेट है, फास्फोइनोल पायरोवेट, ये भी इससे जो है फास्फेट बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, तो सेकेंड एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट हो गया और पीईपी फास्फोइनोल पायरोवेट जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी प्रोसेस सारे सेम हो रहे हैं, लास्ट पे क्या बन रहा है, पायरोवेट बन रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट हैं, साथ में पहला मॉलिक्यूल इधर हुआ था, दूसरा इधर। एक पायरोवेट बनने में पायरोवेट बना, 2 एटीपी बने, थर्ड दूसरा पायरोवेट बना है तो 2 इधर भी एटीपी मिलेंगे हमें, ठीक है, सॉरी 2 एटीपी जो है वो हमें इधर मिले हैं। तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं एटीपी के। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के कंज्यूम भी तो हुए, तो 4 - 2 हमारे पास 2 नेट एटीपी की प्रोडक्शन जो यहाँ पर हुई है वो कितनी हुई है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर जनरेट हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के ड्यूरिंग जो नेट एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है, 2 एटीपी बनते हैं। ये आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रही है, साइटोसोल के अंदर हो रही है। तो क्वेश्चन हो आपका ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड तो ये कैन आस्क।